हेलो एवरीवन। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गणित वाला विजय में स्वागत है। आज हमारा मैथ का टॉपिक लिए हैं हम ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। और इस पूरे वीडियो को आप देखिए। इस पूरे वीडियो से आपको त्रिभुज के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल में आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, उन सबको मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत ही कम समय में बहुत ही स्पीड के साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट और उसके साथ उसके एग्जाम्पल बताने का हम प्रयास करेंगे। आइए अपने टॉपिक पे ट्रायंगल त्रिभुज क्या होता है समझते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए जैसे कि मैं बताया हूँ कि आपको अगर कोई भी चैप्टर मैथ में समझना है, उससे अगर वर्ड से अगर हम उसको कुछ थोड़ा बहुत समझ लें तो हमें आसानी होगी। जैसे ट्राई और एंगल्स का जब हम संविच्छेद करेंगे तो हमें ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, और एंगल्स का मतलब तो एंगल ही होता है। तो मतलब 3 एंगल का, 3 कोणों से बना हुआ, या त्रिभुज की आप सिंपल परिभाषा देखें उसका क्या कहते हैं, 3 भुजाओं से, ऐसे लिखते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, है ना। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ क्या मिला, 3 एंगल से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है हम इसको पूरी तरह क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल अगर होगा, ए ट्रायंगल, a triangle has 3 sides, okay, 3 angles and 3 vertices। किसी त्रिभुज के पास ये तीनों होना जरूरी है। उसकी 3 भुजाएं होनी चाहिए, उसके 3 कोण होने चाहिए और उसके 3 वर्टिसेस मतलब शीर्ष बिंदु होने चाहिए। इसको हम फिगर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए ए, बी और सी, ठीक है, और ये इसकी भुजाएं। तो हमने क्या बताया कि उसके 3 एंगल, 3 साइड और 3 वर्टिसेस इक्वल होने चाहिए। तो इसमें 3 एंगल कौन कौन से बनेंगे, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर एंगल ए, बी और एंगल सी, ये क्या है, ये 3 एंगल्स हैं, ये 3 कोण हैं, ठीक है। भुजाएं कौन सी हैं, ए बी, बी सी और सी ए। ये क्या है, ये 3 इसके साइड्स हैं, ठीक है। 3 वर्टिसेस कौन से हैं, जिस जिस पॉइंट्स पर है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो यहाँ पर ए, बी और सी क्या है, इसके 3 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस को हिंदी में कहते हैं शीर्ष बिंदु, कोण भुजा शीर्ष बिंदु। इन ये तीनों होंगे तभी हम उसको त्रिभुज कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जानना है सबसे पहले कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो इसको हिंदी में मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो जाने, कॉन्ग्रुएंस को हिंदी में कहते हैं सर्वांग समता। तो इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है, त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इस कॉन्ग्रुएंस वर्ड को समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है उसको आप देखिए पहले। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग समता क्या होती है। तो अगर कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम है या कोई भी त्रिभुज अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके क्या होंगे, तो इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। रिस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ सापेक्ष है या फिर फिगर, वेयर, जहां क्या क्या इक्वल होना चाहिए, वेयर शेप्स एंड साइज बोथ आर इक्वल, ठीक है। मतलब कॉन्ग्रुएंट अगर कोई भी दो फिगर, कोई दो त्रिभुज अगर कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो उसके कुछ सापेक्ष, सभी के सापेक्ष उसके शेप और साइज में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। इसको आप फिगर समझ सकते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। इक्वल होने का मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए ये है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये दूसरा स्क्वायर है ना। ये मान लीजिए है ए बी सी डी, ये है पी क्यू
आर और यस। तो यहाँ पर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये एंगल इसके एंगल के, ऐसे ही ये सब के सब एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर इसका शेप और साइज दोनों का दोनों इक्वल है। तो ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर है। ये तो स्क्वायर में हो गया। अब इसी प्रकार से त्रिभुज में भी हो सकता है। अब देखिए इसमें एक नोट पॉइंट है, इसमें एक नोट पॉइंट है। देखिए क्या है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ जो है क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट of congruent triangles are equal। इसको आप किताबों में देखेंगे तो इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है सी पी सी और टी, इसको ऐसे लिखते हैं, सी पी सी टी रूल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी संगत भुजाएं आपस में समान होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समान होती हैं, उस नियम को हम सीपीसीटी रूल कहते हैं। ठीक है, अब आइए आप इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ इसके मुख्य नियम हैं। जैसे इसमें पहला नियम है SAS रूल। जितने भी नियम अभी हम पढ़ रहे हैं वो सब कॉन्ग्रुएंस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला नियम हमारा क्या है, SAS रूल। जैसा कि आपको नाम से ही परिचित है कि SAS का मतलब क्या है, S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल और फिर S का मतलब साइड। ठीक है, तो भुजा कोण भुजा है ना। अगर कोई भी दो त्रिभुज आपस में हम उसको कंपेयर कर रहे हैं और उसमें अगर साइड एंगल साइड ये चीजें कॉमन आ रही हैं, दो भुजा और उनके बीच बना कोण अगर आ रही है इक्वल, तो उसको हम कहेंगे कि SAS रूल से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सर्वांगसम है। तो इसमें क्या होगा, टू साइड्स एंड formed angle between these sides। ओके, मतलब दो भुजाएं, एक भुजा ये एक भुजा ये, और इन दोनों भुजाओं के बीच बना कोण जो होगा अगर वो इक्वल है तो कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर ये हमारा ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, मान लीजिए ये A B है, ये AC है, तो ये तो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, उसके साथ ही ये वाला एंगल भी बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी ये SAS रूल का नियम का पालन करेगा। इस पर आप एक एग्जांपल देखिए, SAS पे एक एग्जांपल बता रहे हैं। देखिए तो SAS पे एक एग्जांपल आप देखेंगे, क्या बता रहा हूं मैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया है, ऐसे फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये लाइन है AB और ये लाइन है CD। ओके, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक, और ये एंगल है, ये मिडिल पॉइंट है O। ठीक है, तो यहाँ पर ये नियम कैसे लगेगा, तो देखिए अब यहाँ पर जो AO है, मतलब जो OA है वो OB के इक्वल है और जो OC है वो OD के इक्वल है। तो यही बात आप लिख देंगे कि OA इक्वल टू OB एंड OC इक्वल टू OD। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए आप दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई हैं। अब कोण कौन सा बराबर है, तो कोण ये वाला बराबर है, तो क्या लिखेंगे, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, तो दो भुजाएं और उनके बीच बना कोण आपस में बराबर है। तो ये एक S हो गया, ये एक S हो गया और ये एक A हो गया, तो SAS दोनों के बीच बना कोण है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, सो कौन सा त्रिभुज, सो बाई SAS रूल ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC क्या है, आपस में सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो उसका सिंबल ऐसे होता है, बराबर के बाद ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपस में सर्वांगसम है। ये तरीका है दिखाने का। ये हमने आपको बताया SAS रूल क्या होता है। अब आगे आप देखिए ASA रूल क्या होता है। इसमें 3-4 नियम है।
42। अगला हमारा है ए एस ए रूल, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल। मतलब अब इसमें क्या होगा कि इसमें टू एंगल्स आर इक्वल, दो एंगल तो इक्वल होंगे ही, एंड साइड्स बिटवीन दीज एंगल्स। मतलब दो कोण तो बराबर होंगे, उन दोनों कोणों के बीच जो बनी हुई भुजा होगी वो भुजा भी बराबर होनी चाहिए, तब ये ऐसे नियम लगेगा। ठीक है, जैसे अब देखिए इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर कहा गया है कि ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब अगर ये दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, दो एंगल आपस में बराबर मान लीजिए कि ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये बराबर है, ठीक है। लेकिन ये अभी जो ए बी है, अगर ये ए बी डी के इक्वल होगा, अगर ए बी डी के इक्वल होगा तभी ये त्रिभुज आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और सुनना रही, तब ये लगेगा ए एस ए। ओके, चलिए अगला देखिए इसमें क्या बता रहा हूं मैं। एक इसमें है, आपको समझना पड़ेगा आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, उसको भी जानना जरूरी है। आइसोसेल्स ट्रायंगल, उसकी हिंदी क्या होती है बता रहा हूं उसको। आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसकी तीनों भुजाएं बराबर। इसमें क्या होगा, इन विच टू साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होंगे, इसमें दो भुजा आपस में बराबर होगी बस। मतलब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ना, पी क्यू आर, ठीक है। ये कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, और इसमें मान लीजिए ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है। तो यहाँ पर पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसी प्रकार से एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। बाहु का मतलब भुजा होता है, सम का मतलब समान होता है। तो वहां से अगर ये इक्वल है, अगर ये 3 है 3 है 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों एक आपस में इक्वल है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब आइए कुछ हम नोट पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। देखिए आगे नोट पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं। हमने क्या क्या बताया अभी तक, हमने आपको बताया हुआ है एस ए एस बताया हुआ है, एस ए एस बताया हुआ है, हमने आपको ए एस ए बताया हुआ है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे एस 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 रूल क्या होता है, ट्रिपल एस रूल क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है, साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा और भुजा, ठीक है। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो कैसे होगा, तो देखते रहिए आप। 3 sides of one triangle are equal to 3 sides of another triangle in which 3 sides of one triangle is equals to 3 sides of another triangle, ठीक है। मान लीजिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास अगर ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। अगर हमारे पास ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसके जो हमारे मान है वो कितने हैं, 5 हैं और 4 हैं, और ये समकोण है। और ये दूसरा त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर, ठीक है। और इसके जो मान है वो ये 5 है, ये 4 है, यहाँ ये समकोण है, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पर इन दोनों में ये ट्रिपल एस रूल कैसे लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है।
है ना। और जो हमारा AC है वो किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। जो हमारा BC है वो QR के इक्वल है। तो इस प्रकार से तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसको हम कहेंगे SSS रूल का ये पालन कर रहा है। इसमें एक और नियम और है लास्ट इस टाइप का, उसको बोलते हैं RHS रूल। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। RHS रूल, RHS रूल का मतलब ये राइट हैंड साइड नहीं है, यहाँ पर त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाने का एक नियम है। राइट का मतलब हो जाएगा क्या, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, समकोण होता है, मतलब ऐसा कोण जो 90 अंश का निर्माण कर दे। H क्या होगा, H हमारा होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है, और S क्या होगा आपका, S होगा आपका कोई भी एक साइड। ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, अगर ये तीनों किसी में इक्वल है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो RHS नियम का पालन कर रहा है। अब आइए, मैंने बताया कि नोट आपको बताने वाला था, नोट पॉइंट में अब आप देखेंगे कि क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूं। नोट पॉइंट में मैं नोट लिखता चलूंगा, उस पर डिस्कशन करता चलूंगा और आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो देखिए नोट में क्या है। पहला नोट आपका है, ब्लैक से लिख रहे हैं, एंगल्स। पहला नोट क्या है आपका, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। मैं लिख अंग्रेजी में रहा हूं, समझाऊंगा हिंदी में। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स of an isosceles triangles are equal। इसका मतलब क्या है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, कोई भी अगर इक्वल साइड है तो उसके अपोजिट का जो एंगल होगा वो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा जो कि आपस में समान होंगे। ठीक है, तो इस बात को आप समझ कह सकते हैं। देखिए इस बात को आप समझ सकते हैं इस फिगर से, जैसे ये हमारा एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, ABC, और यहाँ से हमने एक मीडियन डाला हुआ है, इसलिए मीडियन का मतलब माध्यिका होता है। आपको ये पता होना चाहिए त्रिभुज में कि जब भी शीर्ष बिंदु से इस आधार को दो भागों में बांट दिया जाएगा तो उसको हम माध्यिका बोलेंगे इस लाइन को। लेकिन अगर ये या तो अगर ये चीज इधर आ गया होता या इधर आ गया होता तो इसको अंग्रेजी में एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो माध्यिका और लंब में अंतर होता है। ये हमारा डी पॉइंट है। अगर मान लीजिए कि ये 50 डिग्री है और ये हमारा 50 डिग्री है, तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल्स आर इक्वल होंगे। तो कह सकते हैं आप कि AC इक्वल टू ये दिस, AC इक्वल टू AB हो जाएगा। ठीक है, इस पर प्रॉपर डिटेल में पूरी प्रमेय बताई गई है, मैं सिर्फ आपको नियम बता रहा हूँ, नियम का यूज करना बताऊंगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए आप, दूसरा नोट क्या है। sides opposite to equal angle of a triangle are equal। इसके पहले आपने क्या देखा कि उसमें कोण बराबर थे 50-50, तो उसकी भुजा बराबर मिल गई। इसमें क्या होगा कि भुजा बराबर होगी तो उसका कोण बराबर आपको मिलेगा। इसको आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे अगर ये कोई है ट्रायंगल ABC और ये आपका है D, मान लीजिए कि ये 35 डिग्री बना रहा है, ये 35 बना रहा है। ठीक है अगर ये आपस में बराबर होंगे तो आप क्या कह सकते हैं कि एंगल, कौन सा एंगल, एंगल B जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा, क्योंकि कितने बराबर है। तो इस तरीके से आपका दूसरा नोट क्लियर होता है। ठीक है, अब आइए इसी में आप आगे बढ़िए। तीसरा क्या है, ये सब मेमोरेबल पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानने पड़ेंगे, बिना इसको जाने आप को त्रिभुज को अच्छे समझने में समस्या हो सकती है। तो तीसरा आप देखिए क्या है, टू साइड्स
ऑफ ए ट्रायंगल आर unequal, then angle opposite to longer side is larger. मैंने क्या लिखा है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर असमान हो, आपस में असमान हो, तो क्या होगा, देन एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, तो जो बड़ी वाली भुजा होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो कोण सबसे बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो भुजा आपस में असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का जो कोण होता है वो सबसे बड़ा होता है। इस बात को आप समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। जैसे अगर ये हमारा कोई ट्रायंगल है पी क्यू और आर, हमने क्या बोला कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या हो, समान ना हो। तो दो भुजाएं मान लीजिए समान कौन सी नहीं है, ये दोनों भुजाएं आपस में समान नहीं है, ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपस में समान मान लीजिए नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों भुजाएं आपस में समान नहीं है तो क्या कह रहा है कि देन एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, तो सबसे बड़ी वाली भुजा के अपोजिट जो एंगल होगा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी इसमें दिख रही है आपको, ये वाली, तो इसके अपोजिट कौन सा होगा एंगल, ये एंगल होगा, तो एंगल पी, तो ये एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ये एंगल सबसे बड़ा होगा, मतलब ये एंगल क्यू से बड़ा होगा, ये एंगल आर से ही बड़ा होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं कि सम्मुख, लंबी भुजा के सामने का कोण सम्मुख सबसे बड़ा होता है। अब चौथा आप देखिए, sides opposite to larger angle is longer also, उसी का एकदम जस्ट अपोजिट है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं कि बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा लंबी होती है, सबसे लंबी होती है उस त्रिभुज में। इस बात का आप एग्जांपल समझिए। देखिए जैसे अगर हमारे पास कोई ये त्रिभुज है एन ओ, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, तो क्या कह रहा है ये कि बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे लंबी होती है, तो बड़ा कोण इसमें कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, है ना। ये वाला कोण अगर बड़ा बनेगा तो इसके सामने की भुजा जो ये है एमओ इसमें क्या होगी, ग्रेटर होगी ना, तो वही कह रहा है कि लॉन्गर होगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, एक दो पॉइंट और हैं बस। तो अगला क्या है इसमें कि सम ऑफ, पांचवा है सम का मतलब जोड़, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than थर्ड साइड। मतलब सम ऑफ किसी भी दो भुजाओं, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो जोड़ होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी और सी, है ना, और अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें जब भी आप ए बी को और बी सी को ऐड करेंगे, ए बी और बी सी को ऐड करेंगे, या किसी भी दो भुजा को किसी दो भुजा को ऐड करेंगे, तो ये हमेशा आपको ए सी से बड़ा ही मिलेगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं एक लाइन के। आपका जो 5 हो गया था ना, छठवां पॉइंट देखिए, टू सर्किल ऑफ सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट, टू सर्किल्स ऑफ सेम रेडियाई का मतलब त्रिभुज होता है, कई त्रिज्याएं, सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो सर्किल अगर हो और से समान त्रिज्या की हो तो वो कॉन्ग्रुएंट हो। मान लीजिए ये एक सर्किल है, पॉइंट ओ है, ये आर है, दूसरा सर्किल है, पॉइंट ओ है,
ये r है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी प्रकार से सातवां देखिए, 2 स्क्वायर ऑफ सेम साइड आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सब आपस में समान होंगी, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपस जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट खत्म होता है कॉन्ग्रुएंसी का। अब आगे आपका कॉन्सेप्ट बचा है इसमें सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी का मतलब समरूपता क्या होती है। तो कोई भी त्रिभुज को या तो सर्वांगसम दिखाने कहा जाएगा आपको, या तो फिर समरूप दिखाने कहा जाएगा। तो अगला आपका है कि समरूपता क्या होती है। ठीक है, देखिए सिमिलरिटी। ये सिमिलरिटी बताने के बाद हम इससे प्रॉब्लम आपको बताएंगे, इससे कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मतलब समरूपता, मतलब जो एक दूसरे की तरह बराबर दिखे लेकिन हो ना, वो समरूप होंगे। तो इसमें सबसे पहला, अब ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो है ये 9 से ऊपर चला जाता है। जब आप 10th में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ मिलता है, लेकिन मैं कंपटीशन में बताऊंगा इसके बाद, इसलिए इसको भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे दे रहा हूँ। इसमें पहला आप पढ़ेंगे थैलस थ्योरम। थैलस थ्योरम, थैलस थ्योरम को कहते हैं थैले का प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसका रिजल्ट मैं यहाँ डिस्कस करूंगा कि मान लीजिए ये कह रहा है कि हमारे पास अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये शीर्ष क्या है इसका, ए है, बी है, सी है, और यहाँ इसको कट कर रहा है, ये पॉइंट डी है और ये ई है। ठीक है, तो कुल इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज हमारा ए डी ई बन रहा है, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी बन रहा है। ठीक है, और जो ए बी सी त्रिभुज है वो ए डी ई को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, मतलब अपने अंदर रख रहा है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में क्या हो, डी ई जो हो वो पैरेलल हो बीसी के, मतलब समांतर हो, मतलब डी ई जो हो वो बीसी के पैरेलल हो, तो क्या होगा, देन तो क्या होगा आपका। तो इसमें 3 रिजल्ट मिलते हैं। पहला आपका हो जाएगा कि आपका जो ए डी अपॉन डी बी होगा वो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी की। जो ए डी अपॉन डी बी होगा वो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी की। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि जो आपका ए डी अपॉन ए बी होगा, जो ए डी अपॉन ए बी होगा वो ए ई अपॉन ए सी के इक्वल होगा, ए ई अपॉन ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, तीसरा और लास्ट इसमें है आपका कि जो आपका ए बी अपॉन ए डी होगा वो ए सी अपॉन ए के इक्वल होगा। ए बी अपॉन ए डी जो होगा वो ए बी अपॉन डी बी जो होगा, तो बता दिए ना, ए बी अपॉन डी बी जो होगा वो इक्वल होगा आपका ए सी अपॉन ई सी के। ठीक है, अब ये हुआ आपका पहला नियम, थैलस थ्योरम। दूसरा देखिए आप, दूसरा कह रहा है कि जैसे हमारा इसी वाले में हमारे पास अगर त्रिभुज है, ये ए है, बी है, सी है और ये डी है और ई है, तो यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई में क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि डी ई बराबर, डी ई का मान क्या होगा 1/2 गुणे बी सी, मतलब इस भुजा में जब हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें ये भुजा मिल जाएगी। ठीक है, ये रिजल्ट है इसका। इसके बाद जैसे आपने पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल होते हैं, ट्रिपल एस, एस ए, आर एच एस, वैसे ही यहाँ पर एंगल्स में भी कुछ रूल होते हैं, सिमिलरिटी में भी कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स को आप देखिए, रूल्स फॉर सिमिलरिटी, समरूपता के ये नियम हैं। बहुत शॉर्ट में आपको बता दूंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समरूपता के नियम कौन कौन से हैं। पहला होता है ए और ए रूल, ट्रिपल ए रूल। ठीक है, कोण 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 का नियम। ठीक है, ये नियम कैसे लगता है, तो ये नियम कहता है कि अगर आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो
इसके लिए पहले आप फिगर बनाइए। ये आपका एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है। समरूपता और समता को दिखाने के लिए हमेशा दो फिगर लेना पड़ेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। पहला त्रिभुज आपका है ए बी ई, दूसरा त्रिभुज है डी सी ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या हो, एंगल ए इक्वल टू डी हो, बी इक्वल टू ई हो, सी इक्वल टू एफ हो, बी इक्वल टू ई हो और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस और एक चीज आता है कि यहाँ पर क्या हो आपका ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर सी ए अपॉन एफ डी। अगर ऐसा सब कुछ हो तो क्या होगा, तो हमारा ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। समरूपता का निशान ऐसे होता है बस खाली, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। ट्रायंगल ए बी सी समरूप होंगे इसके ट्रायंगल डी ई और एफ। इस प्रकार से यहाँ ये आपस में समरूप हो जाएंगे। तो अब आप ये तो ट्रिपल ए नियम हुआ ना कि तीनों एंगल को आपस में इक्वल दिखा दिया गया, उसके बाद तीनों को हमने समरूप दिखा दिया। अब आप आगे देखेंगे कि और भी इसमें तीन नियम इसमें और है, उसको भी आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर तीन कोण आपस में बराबर हो रहे थे, तो वैसे ही दो कोण भी बराबर हो जाएंगे, तब भी वो त्रिभुज आपस में समरूप कहा जाता है। तो अगला आपका जो है वो क्या है, दूसरा ए रूल। ठीक है, मतलब कोण कोण का नियम। ओके, ये क्या है, ये कहता है ठीक उसी वाले त्रिभुज में जो हमने बनाया हुआ था कि अगर आपका एंगल ए बराबर एंगल डी हो और एंगल बी बराबर एंगल ई हो, जो अभी इससे पहले बनाया था मैंने, हो तो क्या होगा, तो भी वो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एंड एफ। ओके, ठीक है। उसके बाद इसमें नियम होता है कौन सा, ट्रिपल एस का। इसमें क्या होगा, इसमें सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, साइड इक्वल होंगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद जो आपका चौथा नियम है वो क्या है, एस ए एस का। इसमें दो भुजाएं सेम होंगी, उसके बीच बना कोण सेम होगा, तो वो क्या होगा, तो यही चीज आएगा आपका, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते चले जाएंगे। तो ये पूरा हुआ आपका सिमिलरिटी का नियम, और यहाँ पर आपका जो है पूरा त्रिभुज का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो जाता है। अब बात आती है कि इन सभी कॉन्सेप्ट से हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये तो कॉन्सेप्ट अभी तक क्लास 9 तक का हुआ। अब इसके बाद हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, इन सब बुक्स के या फिर प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करेंगे, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, उस पर आधारित क्वेश्चन आप भी सॉल्व करिए, तो आपको त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं और गलत नहीं होगा। जल्दबाजी में टाइम मैनेजमेंट करना भी एक बड़ी बात है। तो क्वेश्चन आप देखिए, बता रहा हूँ मैं। चलिए, प्रॉब्लम फर्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने चल रहा हूँ। क्वेश्चन प्रॉब्लम फर्स्ट क्या है कि यदि हिंदी में लिखा है, यदि तीन कोण का अनुपात क्या हो, 2:3:7 हो, तो सबसे बड़ी माप क्या होगी इसकी, तो सबसे बड़ी माप आपको बतानी है ना, क्या होगी इसकी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करना जब शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 2x, b बराबर 3x, c बराबर 7x। 2x, कोण b बराबर 3x और कोण c बराबर 7x। तो हम जानते हैं WKT का मतलब होता है वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मान आप रख देंगे तीनों का, क्या मिलेगा 2x प्लस 3x प्लस 7x इक्वल टू 180। ओके, यहाँ क्या हुआ 7 3 10 2 12, 12x बराबर 180, x बराबर 180/12, तो 12 15 में 180, तो x बराबर क्या हो गया 15 डिग्री। लेकिन सबसे बड़ा बताना है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 7x, तो यहाँ आप रख देंगे एंगल C बराबर 7x,
7, यक्स का मान कितना 15, 15 सत्ते 105। तो 105 डिग्री जो एंगल सी है यही आपका सबसे बड़ा कोण बना रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब इसी में आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन आप करिएगा और भी जो आपको मिले। आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आपका है, अगर ये कोई फिगर बना हुआ है, ध्यान देखिएगा, अगर ये कोई फिगर हमारा बना हुआ है ए बी सी ऐसे है अगर, तो इस केस में ये आपका जो एंगल है ये एंगल आपका 30 डिग्री है। ठीक है, ये जो एंगल है ये आपका 45 डिग्री है। इसी प्रकार से अब आपका ये जो एंगल है ये आपका 55 डिग्री है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये डी है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि x डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ये पॉइंट, ये अगर x है तो इस x डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक रचना करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन मतलब एक रचना करनी पड़ेगी। वो रचना क्या करनी है कि आपको ए से डी को मिलाते हुए, ए से डी को मिलाते हुए कहाँ तक ले जाना है, एक नए पॉइंट ई तक लेके जाना है। डी को मिलाकर क्या करना है, ई तक बढ़ाना है ना, ई तक बढ़ाना है। सबसे पहला काम यही है। ये बढ़ गया, ये जब आपस में बढ़ गया तो यहाँ दो एंगल बने, तो ये एंगल क्या हो गया y डिग्री, ये एंगल क्या हो गया z डिग्री। तो अब y और z को जोड़ेंगे तो 55 मिलेगा, मतलब y डिग्री प्लस z डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। और इस x डिग्री का वैल्यू हम अभी निकालेंगे, ये 30 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप AD को बढ़ाकर हम ई तक लेके चले गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एंगल CDE जो आपका है एंगल CDE, ओके, CDE बराबर कितना हो गया y प्लस 30 है ना, और एंगल BDE कितना हो गया, ये आपका हो गया z प्लस 45, यहाँ से z प्लस 45 हो गया। तो अब आप दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, एंगल CDE प्लस एंगल BDE इक्वल टू आपको क्या मिल गया, आपको मिला y प्लस z बराबर 30 और 50 कितना होता है 75 होता है, प्लस कर देंगे ना 75। अब y प्लस z का मान कितना होता है 55 है, तो यहाँ कितना हो गया 55 प्लस 75, 55 प्लस 75 डिग्री में है सब। ठीक है, दोनों डिग्री को जोड़ देंगे तो आप कितना मिलेगा 130 डिग्री। ये किसका वैल्यू आया, ये आपका x डिग्री का वैल्यू है, इसका मान कितना हो गया 130 अंश। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप जो है करिए, इस टाइप के क्वेश्चन त्रिभुज से जुड़े हुए आप करिए। जो भी आपको डाउट है वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये पूरा फुल कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का, इस कॉन्सेप्ट के बाहर कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे आप तो 9th का रिवीजन हो जाएगा। कंपटीशन आप दे रहे हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट से अदर क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। कोई त्रिभुज से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट का मतलब ये कि मेरे अंदर जो भी नॉलेज है ट्रायंगल से रिलेटेड, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मैं सबको यूट्यूब में जो है अपना डाल दूंगा अपने चैनल पे। आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं। अभी 9th के बेसिक से कॉम्पिटेटिव तक हम पहुंच रहे हैं, अब धीरे धीरे ये क्रम आगे बढ़ेगा, 10th 11th 12th हम पहुंचाएंगे। आप जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।